नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने शुरू किया है वर्णमाला से। ये कंप्लीट बैच आपको पढ़ाया जाएगा। वर्णमाला से हमने शुरू किया है। स्वर हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया? स्वर पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो जो बच्चा पहली बार आया है क्लास में, क्लास को पूरा देखना और उसके बाद कल की क्लास और आज की क्लास देखने के बाद वर्णमाला से आने वाले प्रश्न आप करके देखना। प्रश्न चाहे कहीं से भी ले लेना, आपके प्रश्न कल और आज की क्लास से बाहर नहीं होंगे। ठीक है। और जो बच्चा रेगुलर क्लास देख रहा है, कल की क्लास देखिए, उसके लिए मेरे 2 प्रश्न हैं, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ पढ़ा के चले जाना नहीं है, आपके प्रश्न सही करवाना है। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहले तो आपको री का उच्चारण स्थान बताना है। दूसरा आपको बताना है कि विवृत स्वर कौन सा होता है। ये दोनों कल की क्लास से प्रश्न हैं, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आज की क्लास हम पढ़ लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, परिभाषा देखते हैं सबसे पहले व्यंजन की। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। ठीक है। अगर हम लिखें कै, इस तरह से हम कै लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें स्वर शामिल है। अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा कै प्लस ए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगर कै को हम हलंत लगा के लिखते हैं, ये होता है हलंत। इसका मतलब होता है कि वर्ण ये आधा है, कै आधा है। ठीक है, तो ये थी हलंत की बात। अब देख लेते हैं जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये इनकी गिनती भी आपको याद रखनी है। फिर ये 25 जो वर्ण हैं इनको वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में इनको बांटा गया है, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग में कै वाले सारे आते हैं कै, खे, गै, घै, नै। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कै से कंठ शुरू होता है, कै, कै कंठ है। इस तरह से आप इसका मेल करके देख लेना कि जो कै वर्ग है वो कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं। उनका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। ठीक है, कंठ्य ध्वनियाँ हैं। उसके बाद जो चै वर्ग है उनका जो उच्चारण स्थान है तालु है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। टै का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ये। तै का दंत्य होता है, तै, थै, थै। बोल के देखो, आपको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बोल के देखो, आपको सब कुछ स्पष्ट समझ आ जाएगा। पै वर्ग है, पै वर्ग में पैफ है, दोनों होंठों का काम होता है पै वर्ग को जब हम बोलते हैं। एस्टेट में, पता नहीं एस्टेट में किसी और परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि अगर ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं, किस वर्ग की ध्वनियाँ हैं जो बिना होंठों की सहायता से नहीं बोली जाती। तो स्पष्ट पता है कि जो पै वर्ग है, पै, फै, बै, दोनों होंठ जब आपस में मिलते हैं तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो इसका मतलब जो पै वर्ग है वो बिना होंठों के नहीं बोला जा सकता। जो इन 5 वर्गों के 5वें अक्षर हैं इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। ये है पंचमाक्षर, जो इसका मतलब है ये 5वां अक्षर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से होते हैं? य, रै, लै, वै। टोटल ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और य और जो वै होता है, ठीक है, ये होते हैं अर्ध स्वर। वर्णमाला में अगर कोई पूछे कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं तो य और वै अर्ध स्वर माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक एक लाइन में प्रश्न है। उसके बाद पूछा जाता है कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो होगा रै। जो रै होता है उसको बोलते हैं तो उसको कंपन सी होती है ना, तो ये हो गया प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। आगे आ गया लै। लै को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? य और वै है। ठीक है, प्रकंपित रै,
पार्श्विक लय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी श्वास वायु होती है वो गर्म होकर निकलती है या संघर्ष करके बोले जाते हैं, जो हमारी हवा होती है मुंह से संघर्ष के साथ निकलती है, वो व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जो होते हैं श, श, स, ठीक है। ये भी हो गए 4, ठीक है। ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो 25 हमने देख लिए स्पर्शी व्यंजन, 4 हमने देख लिए अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? जो मूल व्यंजन माने जाते थे 33, तो ये 33 पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्रय, ग, श्रय, ठीक है। अब आपको इनकी संधि याद रखनी है। पूछा जाता है कि ये ग ज्ञानी है, ठीक है, ये कैसे बनता है? तो ये जय और न, जो च, छ, ज, न, च वर्ग का जो 5वां अक्षर है उनके मेल से ये बनता है ग ज्ञानी वाला, ठीक है। इस तरह से त्रय बनता है तय और रय के मेल से, जिसमें अगर तो सीधा क और श ऐसे लिखे हों, इनको लिखा हो, तो इसका मतलब ये पूरे हैं, इसमें हलंत नहीं लगा, इसमें स्वर शामिल है। अगर क में या पहले अक्षर में वर्ण में हलंत लगा हो तो इसका मतलब होता है कि जो श तो पूरा है, ठीक है, इसमें क में हलंत लगा ना, इसका मतलब श तो पूरा है और क में अधूरा है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। ये कितने हो गए? संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। फिर उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ताड़नजात, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। तो कौन कौन से हैं ये? अगर आपसे इनका वर्ग पूछा जाए तो ये ट वर्ग में ही है। ट वर्ग में हम ये नहीं देखते, बस फ़र्क कितना है, इसमें बिंदी नहीं लगी होती, जो बिंदी यहाँ पे लगी है ना, ट वर्ग में इनके ऊपर नीचे बिंदी नहीं लगी होती, और जहाँ जो बिंदी लगी होती है तो ये इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका वर्ग पूछा जाए तो ट वर्ग में ही ये आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 11 हमने मुख्य स्वर पढ़े थे, उसके बाद 11 मुख्य स्वर पढ़े, 2 पढ़े अयोगवाह, 25 पढ़े स्पर्शी व्यंजन, 4 पढ़े अंतस्थ व्यंजन, 4 पढ़े ऊष्म व्यंजन, उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। टोटल हमारे 52 वर्ण हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 52 वर्ण हमारे पूरे हो गए। अब हम इनकी जो व्यंजन की श्रेणियों में बांटा गया व्यंजन को वो देख लेते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। अब अल्प प्राण को हम कैसे याद करें? अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है ना। मान लो ये 1 और 2 संख्याएं हैं, इसमें से थोड़ी कौन है? कम कौन सी संख्या है? 1 है। तो जो 1, 3, 5 मतलब 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा और 5वां। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे नहीं खेलते कली जोटा, वो कली वाली बात है, उसमें जोड़ा नहीं होता, ये एक सिंगल होता है, वो होते हैं, या आप विषम संख्या भी इसको कह सकते हैं, तो वो होते हैं अल्प प्राण। तो ये 5 हमारे वर्ग हो गए, प्रत्येक वर्ग में 3 व्यंजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उसके आगे जो 11 स्वर देखे थे हमने, कल हमने कहा था ना कि जो स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 तो ये हो गए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, 15 तो ये हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 11 हो गए मूल स्वर, तो टोटल हो गए 30। ये भी, इनकी गिनती भी आपको याद रखनी है कि वर्णमाला में 30
अल्प प्राण हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया महाप्राण। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, ये गिनती मिनती वाली क्लास है आज, पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है इससे। ठीक है, आप 2-3 बार देखोगे और अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण हो गए, और यहाँ पर दूसरा और चौथा बच गए। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं महाप्राण होते हैं। ठीक है, वो होते हैं महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा हो गए अल्प प्राण। तो वर्ग कितने हैं? 5 हैं। प्रत्येक वर्ग में 2 हो गए महाप्राण, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन थे वो तो आ गए अल्प प्राण में, और जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है वो आ गए महाप्राण में। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। आगे आ गया जी इनका जो वर्गीकरण है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर किया गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। सघोष को आप घोष भी कह सकते हैं। सघोष और घोष एक ही बात है। और अघोष, अघोष में कौन कौन से आते हैं? सभी वर्गों के पहले 2 वर्ण। ठीक है, पहले 2 वर्ण, यानी कि कै वर्ग के अगर हम बात करें तो जो कै और ख है, पहले च के च और छ है। ठीक है, इसी तरह से ट, ठ, त, थ, पैप है। जो पहले 2 वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के, वो हो गए अघोष। तो टोटल कितने हो गए? ये भी 10। फिर उसके बाद ये अच्छे से याद रखना है, श, श, स, इसमें है नहीं है। स, श, श, स, ये 3 ही हैं इसमें, ऊष्म व्यंजन में से इसमें है नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? ये 13 हो गए। ये 13 हो गए अघोष वर्ण। क्या हो गए? 13 अघोष वर्ण। उसके बाद आ गया जी सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में उसमें पहले अघोष में क्या हो गया? कै, ख, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आ गया। तो जो तीसरा, चौथा, पांचवा रह गया वो आ गए सघोष में। तो टोटल ये यहाँ पर ये 15 हो गए। ऊपर जो है रह गया था ऊष्म व्यंजन में से, वो अब इसमें शामिल हो गया। मूल स्वर कल देखे थे, जो मूल स्वर थे 11, वो थे सभी के सभी सघोष। तो यहाँ पर टोटल हो गए 31। कितने हो गए? 31। ठीक है, अब इनका जो वर्गीकरण है वो प्रतन के आधार पर पूरी वर्णमाला को ही 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? स्पष्ट व्यंजन 25, ईषत व्यंजन, ये याद करने हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हमें पेपर पास करना है। ठीक है, जो आज हमारे पास मौका है, आपके पास मौका है, वो बार बार नहीं आता क्योंकि वैकेंसी निकली हुई है और पेपर तो आपको पास करना है। इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो ज़रूरी है। अगर आपको ये टफ़ भी लगे ना, तो आपसे भी ज़्यादा जिसको आपकी नौकरी लगने की आस है, आप उसको याद करना। आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, पढ़ते रहोगे आराम से। ठीक है, तो जो पहला प्रकार है वो है स्पष्ट व्यंजन, जो 25 हैं। दूसरा प्रकार है ईषत व्यंजन, 11 है। और तीसरा प्रकार है विव्रत स्वर, इसमें स्वर आ जाते हैं। ईषत, विव्रत, श, श, स है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी देख लो एक बार, क्योंकि इनमें से इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता। हाई लेवल पे आ जाता है तो आ जाता है एक आधा प्रश्न, लेकिन फिर भी देख लेना ज़रूरी है। अब आ गया सारी क्लास की जो जान है वो पार्ट। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से तो हर हाल में ही आएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत बार ही उच्चारण स्थान पूछा जाता है। इसमें पूरी वर्णमाला को ही बांट के मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको सभी के सभी वर्ण देखने हैं कि किसका क्या उच्चारण स्थान है,
और कौन सी ध्वनियाँ कंठ्य हैं, तालव्य हैं, ये देखनी है। अब कंठ्य में क्या आ जाता है, ठीक है। एक तो हमने देख लिया था कि कै खे गै घै, जो कै वर्ग है वो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ्य ध्वनियाँ हैं। और उसमें एक है शामिल हो गया, है कंठ्य ध्वनि है। ए, आ और विसर्ग ये भी हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये 9 हो गए, ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं। फिर तालव्य ध्वनियाँ में कौन कौन सी आती हैं, ई हो गई, ई हो, कल की क्लास में भी वैसे हमने की हुई है ये। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक स्थान पे रख दिया। ई, फिर चय वर्ग आ गया, तालु में चय वर्ग आ गया। चय वर्ग के बाद एक य और शय, 2 और शामिल हो गए। य अंतस्थ व्यंजन है और शय ऊष्ण व्यंजन है, ये भी इसमें शामिल हो गए। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी आ गई, री आ गई। फिर टय वर्ग आ गया जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है वो टय वर्ग में ही शामिल हैं। उसके बाद रै और शय, ये दोनों मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। दंत्य ध्वनियाँ, तय वर्ग तो आएगा ही आएगा, तय वर्ग के अलावा लय, सय और जय इसमें दंत्य ध्वनियों में आ जाता है। और अगर जय का आपको वर्ग पूछ लिया जाए तो वो चय वर्ग में ही होता है, क्योंकि जैसे आवाज़ लिखते हैं हम, जय चय वर्ग का ही है, इसमें बिंदी लगा के प्रयोग किया जाता है, तो ये है चय वर्ग का ही है। उसके बाद आ गया ओष्ठ्य ध्वनियाँ। ओष्ठ में कौन कौन सी आती हैं, ऊ। जब हम बोलते हैं तो होंठों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा पै, फै, बै, भै, मैं, ये पै वर्ग सारा ओष्ठ्य ध्वनियों का है। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो ध्वनियाँ हैं ए और आई, ठीक है। कंठ ओष्ठ, और कंठ और ओष्ठ का प्रयोग जिनमें होता है ओ, और आगत स्वर, ठीक है। उसके बाद आ गया दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ। दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ ये भी एस्टेट के पेपर में ही 2 ही पेपर करवाए, उसमें ये प्रश्न था पै और फै का उच्चारण स्थान। नासिकीय ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, एक तो ये पंचमाक्षर होते हैं वो सारे नासिकीय ध्वनि हैं, और एक ये अनुस्वार हो गया। तो ये थी पूरी वर्णमाला की जानकारी। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस बच्चे ने ये दोनों क्लास अच्छे से देख ली, चाहे कहीं से भी वर्णमाला से आने वाला प्रश्न करके देख ले, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको समझ आई तो लाइक करना, और ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो कि किस प्रकार से आपको समझ आ रहा है। कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।